Hi and welcome to the Fatherson YouTube channel and welcome to the course of the data structure using C++ stack application data structure में हमने जाना था इस सेशन पे टावर ऑफ हेनॉय जो कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का एक एप्लीकेशन है उसे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले बता दो चलो कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फादरसन सी एस सर्च करने के बाद आप चैनल पर आएंगे, इसकी प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है, जबकि इनमें इस्तेमाल होने वाला कंटेंट रिलेटेड मटीरियल मेरे ब्लॉग fathers&cs.blogspot.com पर तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीख सकें। तो टावर ऑफ हेनॉय बेसिकली एक मैथमेटिकल पजल है जो कुछ रूल्स को इस्तेमाल करता है, जिस बिहाफ पर बेस्ड ऑन द रूल्स हमें कुछ नंबर्स ऑफ द डिस्क जिसे हम इंटायरली स्टैक्स कह रहे होते हैं जो रॉड में मौजूद होता है उसे एक प्लेस से सेकंड प्लेस पर मूव करना होता है बाय यूजिंग द assumptions. So the same thing here mentioned is a mathematical puzzle where we have a 3 rods and n number of the disk. The objective of the puzzle is to move the entire disk to the another rod obeying the following simple rules. So 3 rods only, that is a constant term you can say. Whereas number of the disk की quantity vary कर सकती है कि आप कितने number of the disk उन rods में initially रखना चाहते हैं। रूल्स क्या है? ओनली वन डिस्क कैन बी मूव एट अ टाइम, एक ही डिस्क को आप मूव कर सकते हैं। ईच मूव कंसिस्ट ऑफ टेकिंग द अपर डिस्क फ्रॉम वन ऑफ द स्टैक्स एंड प्लेसिंग इट ऑन द टॉप ऑफ द अनदर स्टैक्स। यानी जब आप किसी एक डिस्क को पिक कर रहे हैं तो जहां पर कलेक्शंस मौजूद है उसके टॉप के ही डिस्क को मूव किया जा सकता है, और जिस जगह प्लेस होगी वो भी उस जगह के रॉड्स में टॉप पे ही जाकर होगी। यानी अगर वहां पर 2 डिस्क मौजूद है तो ऊपर ही वो चीज़ प्लेस होगी अकॉर्डिंग टू द स्टैक एप्लीकेशन, क्योंकि जो चीज़ फर्स्ट इंसर्ट होती है वही लास्ट में जो इन होती है वही फर्स्ट आउट की जाती है। ठीक है, दैट इज अ डिस्क कैन ओनली बी मूव इफ इट इज अ अपर मोस्ट डिस्क ऑन अ स्टैक्स। एंड द थर्ड वन, नो डिस्क मे बी प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द स्मॉलर डिस्क। यानी हम हमेशा लार्जर डिस्क के ऊपर ही स्मॉलर डिस्क को रख सकते हैं। ये वाला स्टेटमेंट हमें याद रखना है। ऐसा नहीं हो सकता कि स्मॉलर डिस्क के ऊपर लार्जर डिस्क को प्लेस किया जाए। राइट, क्या एजम्पशंस हो सकती हैं वो सारी के सारी इस स्लाइड्स में हमें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास 3 रॉड्स हैं और इस 3 रॉड्स के एप्लीकेशन के मुताबिक हमें पहली रॉड से जितने भी नंबर ऑफ डिस्क होंगे उसे डेस्टिनेशन तक लेके जाना है। ठीक है, तो 3 रॉड्स ए बी सी। ए हमारा इनपुट है जिसे हम नॉर्मली ये कह सकते हैं कि वो एरिया जो सोर्स के फॉर्म पर रिप्रेजेंट हो रहा है। बी ऑक्सिलरी या टेम्परेरी कहलाता है जिसे हम यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ डिस्क को मूव करने के लिए। एंड सी डेस्टिनेशन है या आउटपुट एरिया जहां पर हम अपने तमाम ए डिस्क नंबर को सी पर जाकर प्लेस करना चाहते हैं। राइट, तो इस वक्त यहाँ पर डिस्क की क्वांटिटी 3 है। ज़्यादातर 3 डिस्क को कंसीडर किया जाता है, लेकिन हम पहले तो 1 डिस्क की बात करते हैं। तो ये 3 रॉड्स हैं ए बी एंड सी के साथ, और इस वक्त यहाँ पर एक डिस्क मौजूद है। मुझे प्लेस करना है इसे सी में, क्योंकि हम जानते हैं लॉजिकली वेरी सिंपल, हम ए को क्योंकि ये सिंगल डिस्क है डायरेक्टली उठाएंगे और यहाँ पर लाकर प्लेस कर देंगे। दैट विल बी द सॉल्यूशन। तो क्या हम कंप्यूटर में इस तरह से नहीं दिखा सकते कि ये चीज़ें किस तरह से रोटेट हो रही हैं एनिमेटेड वे पे, लेकिन मैं स्टेटमेंट वाइज तो बता सकता हूँ। यानी मैंने मूव किया है डिस्क को, ठीक है, मूव किया मैंने डी को कहाँ से, ए से सी की तरफ। ठीक है, इन शॉर्ट सूडो फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, ऐसा हुआ। लेकिन अगर आप अज्यूम करो कि हमारे पास नंबर ऑफ डिस्क की क्वांटिटी 1 नहीं बल्कि 2 है। राइट, तो ये पहला डिस्क है और इसी के ऊपर हमारा सेकंड डिस्क। अब हमें रूल्स याद रखने हैं कि किस बिहाफ पे इसकी मूवमेंट होगी। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं कि जो ए पर अपर डिस्क मौजूद है उसे बी पे लाके प्लेस करता हूं। ठीक, और इसके बाद यकीनी तौर पे ये लार्जर डिस्क नीचे मौजूद है और इसे लाकर मैं सी पे प्लेस करता हूं। अब सवाल ये हो सकता है कि जब हमने ए पर मौजूद दोनों डिस्क में से पहले डिस्क के टॉप को मूव किया था तो मैं बी पे क्यों लाया? मैं डायरेक्टली सी पे भी ला सकता था। जी बिल्कुल ला सकते थे, लेकिन फिर प्रॉब्लम ये होती कि सी डेस्टिनेशन है और जब मैं दोबारा लार्जर वाले डिस्क को उसमें लाने की कोशिश करता तो थर्ड रूल जो है वो वायलेट हो रहा होता। तो यही वजह है कि मैंने स्मॉलर डिस्क को बी पे प्लेस किया और फिर लार्जर को सी पे। तो ये पहला स्टेप हो गया, फिर ये सेकंड हो गया। अब मुझे क्या करना होगा? इस स्मॉलर को इस लार्जर के ऊपर लाना होगा। तो थर्ड स्टेप पर मैंने इसके ऊपर लाकर इसे प्लेस कर दिया एंड दैट विल बी द सोल्यूशन ऑफ 2 डिस्क। राइट, अब हम 3 डिस्क की बात करते हैं कि 3 डिस्क में ऐसा क्या होगा। सेम लॉजिक इसमें भी स्टेटमेंट की लिखी जाएगी कि आपने फर्स्ट स्टेप पे किस डिस्क को कहां से मूव किया, फिर सेकंड और फिर थर्ड। ठीक है, और यही चीज आउटपुट पे कंसोल पे डिस्प्ले हो जाएगी। थर्ड पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने स्टेप पे क्या किया, जो स्मॉलर डिस्क थी ए पे उसे मूव कर दिया हमने सी। राइट,
फिर हमने क्या किया, जो सेकंड डिस्क है, हियर इट इज सेकंड, इसे मूव कर दिया बी पे, ये यहाँ पर मेंशन है। अब हमने क्या किया, जो सी पर स्मॉलर डिस्क मौजूद था उसे हम बी पे लेकर आ गए, थर्ड स्टेप मेंशन है, ठीक है। फिर जो ए पर लार्जर डिस्क था उसे मैं सी पर लेकर चला गया, दैट इज ग्रेट। अब हमने क्या किया, जो मैं बी पर स्मॉलर लेकर आया था ना उसे वापस ए पे लाकर प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे बी पर वो था नहीं, सी पे था, तो हम कह सकते हैं कि मैं बी से डायरेक्टली ए पे प्लेस कर रहा हूँ, हियर इट इज, इट्स प्लेस नाउ। अब हमने क्या करना है, सी हमारा डेस्टिनेशन है, तो क्या मैं बी को डायरेक्टली यहाँ ला सकता हूँ, बिल्कुल, लार्जर के ऊपर वो स्मॉलर है, दैट्स राइट, ओके 6 पे हो गया। एंड द लास्ट वन, इस ए को हम यहाँ पर लाके प्लेस कर देंगे, तो फाइनली वो यहाँ पर आकर प्लेस हो गया, एंड दैट विल बी द सोल्यूशन। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर रेज ये होता है कि कितने नंबर ऑफ द मूव की हमें जरूरत पड़ेगी, यानी जितने नंबर ऑफ द डिस्क होंगे उस डिस्क के बिहाफ पर क्या कोई ऐसा मैथमेटिकल जनरलाइज फार्मूला है जिसकी वजह से हमें ये पता चल जाए कि नंबर ऑफ द डिस्क के बिहाफ पर उसे सी तक लाने में कितने ऑप्टिमल मूवमेंट की जरूरत पड़ सकती है, राइट। एंड दैट्स द बेसिक जनरलाइज फार्मूला इज 2 to power n minus 1। सबसे पहले 1 के लिए प्रूफ करते हैं, 2 की पावर 1 बराबर होता है 2 के, 2 minus 1 किसके बराबर हो जाए, 1। और ऐसे ही हुआ 1 से लेकर ए से हमने क्या मूव किया था, सी पे, राइट। व्हाट अबाउट द 2, 2 to power 2, 4 minus 1, देख लो 1 2 3, गुड। व्हाट अबाउट द 3, 2 to power 3 is 8, 8 minus 1 7, and here it is a 7 step, ओके। इस तरह से लॉजिकली ये बात हमें क्लियर हो गई कि हम 2 to power n minus 1 से नंबर ऑफ द डिस्क में टावर ऑफ हेनॉय पे नंबर ऑफ द मूवमेंट का पता कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ द मूवमेंट मिनिमम हो सकते हैं। हाँ, मैक्सिमम आप जितने चाहे मूवमेंट रॉन्ग वे पे कर सकते हैं, लेकिन इस स्टेप्स पे लॉजिकली हमें आइडिया हो गया कि इसकी मूवमेंट होगी किस तरह से, राइट। अब हम बात करते हैं कि लॉजिकली प्रोग्राम में जब हम इसे इंप्लीमेंट कर रहे होंगे तो ये स्टेटमेंट वाइज चीज़ है, और उस स्टेटमेंट वाइज मटेरियल को या कंटेंट को डिस्प्ले करवाने के लिए हम यहाँ पर दो चीज़ों का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। एक तो स्टैक की लॉजिक देख रहे हैं क्योंकि ये इसकी एप्लीकेशन है, और हम एक ही तरह के काम को बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि रिकर्जन्स को हम आइटरेटिव वे पे भी कर सकते हैं और आइटरेटिव को रिकर्जन वे पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मैं रिकर्जन्स को यूज करूँ तो हम अपने कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द एन ऑफ डिस्क, क्योंकि एन 3 तो नहीं होगा, वो तो डिफरेंट हो सकते हैं, तो वहां पर आइटरेटिव को हैंडल करना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएगा। तो क्या मैं प्रेफर नहीं कर सकता यहाँ पर रिकर्सिव अप्रोच, दैट्स ग्रेट। तो इसी रिकर्सिव अप्रोच के साथ हमारा ये सूडो कोड है जिस पे ये लॉजिक क्लियर है। तो हमने एक अनॉय के नाम से फंक्शन बनाया है, इसके 4 पैरामीटर है, नंबर ऑफ डिस्क जो n होगा, सोर्स जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, डेस्टिनेशन जहाँ मुझे लेकर जाना है, और ऑक्सिलरी वो जिसे मैं यहाँ पर बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिख, ठीक है। अगर 1 डिस्क है तो वेरी सिंपल, डायरेक्टली मूव कर दूंगा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ये हो गया हमारा इसका पार्ट, ठीक है, वेरी सिंपल। अदरवाइज मैं क्या करूंगा कि जो मैंने फंक्शन बनाया हुआ उसे ही इनसाइड कॉल करूंगा दोबारा, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 नंबर ऑफ डिस्क के लिए, तो 2 के लिए जब ये यहाँ कॉल हुआ तो डिस्क -1, तो 2 से ये हो गया 1। सोर्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सोर्स है और यहाँ पर भी सोर्स है, दोनों पैरामीटर सेम। अब यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सिलरी की जगह पर, ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पर इस ऑक्सिलरी की जगह पर डेस्टिनेशन आ गया और इस डेस्टिनेशन की जगह पर ऑक्सिलरी। तो हम जानते हैं कि जब हम रिकर्जन्स को परफॉर्म करते हैं तो रिकर्जन हमेशा क्या करता है कि जब ये इनसाइड पर आके इसने दोबारा अपने आप को कॉल हुआ ना, जब ये, तो ये दोबारा ऊपर जाएगा। अब ये दोबारा ऊपर जाएगा और दोबारा से रीड करेगा कि अब मेरी वैल्यूज 2 से 1 हो चुकी है, अब मेरा जो सोर्स था ओरिजिनल वो अभी सोर्स ही है, लेकिन जो अब मेरा डेस्टिनेशन था ना वो बन गया ऑक्सिलरी। यानी अब जब सेकंड स्टेप पे ये चलेगा तो उसका डेस्टिनेशन अब सी नहीं, बल्कि अब इसका डेस्टिनेशन सोर्स का बन चुका है बी, ठीक है, और इसका जो ऑक्सिलरी है सेकंड स्टेप पे वो उसका डेस्टिनेशन बन चुका है। यानी रिकर्सिव वे पर हम उस स्टेप को मूव कर रहे हैं क्योंकि अब सेकंड डिस्क की बात, ठीक है, ठीक है। जब ये चीज हुई दोबारा ये प्रिंट आया, अब जैसे ये प्रिंट हुआ तो ये वाली चीज है प्रिंट हो जाए। इस प्रिंट के बाद अब जब ये दोबारा इनसाइड पर आएगा, जब ये दोबारा इनसाइड पर आए तो वही इसके पैरामीटर वापस आ जाएंगे जो यहाँ पर इनिशियली उससे मिले थे। ये मैं दोबारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जब हम ऊपर से नीचे फर्स्ट टाइम आए थे तो यहाँ पर डिस्क की क्वांटिटी 2 थी, ठीक है, सोर्स की जगह सोर्स ही था, डेस्टिनेशन था और ऑक्सिलरी था, ये 4 वेरिएबल्स मिले थे। फिर यहाँ पर जब हमने पुट किया था वो चेंज हो गए थे। जब ये दोबारा एक दफा रिकॉल होकर आ चुका है तो दोबारा से उसको ओरिजिनल वैल्यूज ही मिलेंगी यहाँ पर। अब जब ओरिजिनल वैल्यूज मिली तो उसने प्रिंट करवाया मूव डिस्क फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, और अब दोबारा से हमने एनवाई को कॉल कर, तो अब ये दोबारा से 2 हुआ है, फिर ये 1 हो जाएगा। अब ये 1 हुआ, ठीक है, अब सोर्स की वैल्यू की जगह क्या आ गया, ऑक्सिलरी, डेस्टिनेशन, यहाँ पे भी डेस्टिनेशन, ठीक है, सेम है,
यहाँ ऑक्सिलरी था, यहाँ पर सोर्स आ गया, तो ऑक्सिलरी बी था लेकिन सोर्स क्या है, सी, इससे चेंज हो गया। अब ये दोबारा ऊपर जाएगा, वैल्यूज को चेंज करेगा। इस तरह से रिकर्सिवली ये काम करता है, और इससे फायदा ये होगा कि जितने नंबर ऑफ द डिस्क होंगे वो बार बार बेस्ड ऑन द मूवमेंट अपने सोर्स डेस्टिनेशन और ऑक्सिलरी को बदलेंगे। क्यों? देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब मैं सी को यहाँ मूव कर रहा हूँ तो इस वक्त सी जो है, सिर्फ इस स्टेप की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो सी है वो टेम्परेरी क्या है, वो टेम्परेरी ये है कि वो इस वक्त बेसिक सोर्स है और उसका डेस्टिनेशन ए, इस सी का डेस्टिनेशन ए है, ठीक है। और अगर ये ऑक्सिलरी इस्तेमाल कर रहा होता, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इस स्टेप पे देखूं तो इस स्टेप पे क्या हो रहा है, ये रेड, ठीक है, एज अ क्या इस्तेमाल कर रहा है, टेम्परेरी वेरिएबल ऑक्सिलरी इस्तेमाल कर रहा है। तो इन स्टेप्स को मेंशन करने के लिए सूडो फॉर्म पर हेनोई के जो दो फंक्शंस बनाए गए रिकर्सिव, वो इसलिए इस्तेमाल किए। होप यू अंडरस्टैंड। और उसी स्टेप को यहाँ पर जिफ इमेज से भी दिखाया जा रहा है, ठीक। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इस लिहाज से, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल में ना सोर्स, डेस्टिनेशन और ऑक्सिलरी रखा है, और हमने यहाँ पर स्लाइड पे देखा है कि ए बी सी। तो मैं कोड पे काम करता हूँ कि इस सोर्स को हम ए कर देते हैं, डेस्टिनेशन को सी कर देते हैं, और ऑक्सिलरी को हम बी कर देंगे, ठीक। तो सिंपल हो जाएगा ये काम, समझ। कोड पे चलते हैं। देखो सबसे पहले मैंने फंक्शन बनाया हेनोई के नाम से, 4 पैरामीटर से, n नंबर ऑफ डिस्क बताएंगे आप, a जहां पर डिस्क मौजूद है, b ऑक्सिलरी और c डेस्टिनेशन। अगर 1 है डिस्क, वेरी सिंपल, मैंने क्या लिख के प्रिंट करवा दिया, मूव करो डिस्क को, 1 डिस्क को यानी एक ही डिस्क है उसमें, उसको a से लेके जाओ और b पे जाकर प्लेस कर दो, ठीक, वेरी सिंपल, ये चीज मूवमेंट हो गई। अच्छा ये c हो जाएगा क्योंकि हम 1 पे a से c की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट। तो ए से सी तक की मूवमेंट फर्स्ट डिस्क के लिए हो गई, अगर हमारे पास नंबर ऑफ डिस्क 1 ही है, अदरवाइज 2 और 3 जिस तरह से भी हमने स्लाइड पे इंप्लीमेंट किया था। तो हमने यहाँ पर रिकर्जन को कॉल किया, 2 से वैल्यूज ये 1 हुई, 1 के बाद ए के बराबर है, लेकिन यहाँ पर बी की जो वैल्यूज है वो सी बन चुकी है और सी यहाँ पर बी बन चुका है। तो ये कंप्लीट वैल्यूज दोबारा यहाँ से पास होगी, और पास होने के बाद इस कंडीशन पर फुलफिल होकर अब यहाँ पर ए तो ए ही जाएगा, लेकिन सी लिखा हुआ है, अब सी पर वैल्यूज बी आ जाए, यानी डिस्क को ए से बी की तरफ मूव किया एंड दैट्स इट, ठीक। फिर उसके बाद जब ये चीज हो जाएगी, ये वाली वैल्यूज प्रिंट होगी फ्रॉम ए टू सी, और उसके बाद अब दोबारा जब ये इनसाइड पर आएगा तो n की वैल्यू अब 1 भी रहेगी, वो 2 ही रहेगी, क्योंकि जब ये चीज कॉल हो रही होती है तो अपने वैल्यूज के साथ आती है, और जब ये इनसाइड पर आता है तो जो रिमेनिंग पीछे वैल्यूज पीछे से बची हुई होती है उन्हीं के साथ रिकॉल होता है। तो अब ये दोबारा 2 ही रहेगा, 2 - 1 होगा, और उसके बाद बिहाफ पर सेम वैल्यूज पे रिजल्ट हमारा फाइनलाइज होगा, ठीक है। अब हम इसको 3 के लिए टेस्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और वहां से हमें ये बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी। मैं प्रोग्राम रन करता हूं पहले, ताकि हम प्रॉपर्ली इसको समझ सके। देखिए 3 डिस्क के लिए ये चीज अब रन हो चुकी है, ठीक है, हमने n की वैल्यू यहाँ पे 3 रखी है, राइट। अब हम पीपीटी से इसको कंपेयर करते हैं। मैं इन चीजों को हटा लेता हूँ ताकि क्लियरली हमें समझ में आए। देखें मैं जूम भी करूंगा जहां जहां मुझे जरूरत पड़े। सबसे पहले डिस्क 1 को फ्रॉम ए टू सी मूव किया गया, दैट्स गुड। ये देखें ए से सी पर मूव किया गया, ये रहा फर्स्ट स्टेप पे ए वाले को सी पर हम लिया, ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि मूव डिस्क 2 फ्रॉम ए टू बी। अब ए टू बी की मूवमेंट, क्यों? देखो ए पर ये वाइट जो ट्रांसपेरेंट है वो कहां पर जा रहा है, बी पे जा रहा है, और यही हुआ यहाँ पर, देखो ए से बी पे जा चुका है सेकंड स्टेप पर, गुड। थर्ड स्टेप पे कहा गया कि डिस्क 1 को मूव करो सी से बी की तरफ, सी से बी की तरफ, ये रहा सी और ये बी पर आएगा, देखो सी से बी की तरफ मूवमेंट होगी, थर्ड स्टेप। What about the fourth? डिस्क 3 को फ्रॉम ए टू सी, ये रहा सी ए जो कि यहाँ पर मौजूद है, और इसे कहाँ पे लेके जाना है, सी, ये देखो यहाँ से मैं उठाकर इसे सी पे लेके गया, ये फोर्थ स्टेप है, और यही मेंशन है फोर्थ पे, ए से सी की तरफ मुझे लेके जाना, राइट। उसके बाद हमें डिस्क 1 को मूव करना है बी टू ए, ठीक है, डिस्क 1 को मुझे मूव करना है बी टू ए, और यहाँ पर आओ तो ये देखो ये रहा बी, इसे मूव करना है ए, ये रहा बी, यहाँ से ये कहाँ पर आ गया, ए, दैट्स गुड। सेकंड लास्ट देखो, डिस्क बी को मूव करना है बी टू सी, ये रहा बी पार्ट, और ये कहाँ पे चला गया, सी, एंड फाइनली ए टू सी, ये रहा ए, ये सी, दैट विल बी द डेस्टिनेशन। तो इस तरह से लॉजिकली हमने उसी इम्प्लीमेंटेशन को जो हमने सूडो कोड पे या फिर पीपीटी पे देखा था, हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो चुके हैं। सो होप यू विल अंडरस्टैंड कि टावर ऑफ हेनोई का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, ये रिकर्जन को, स्टैक के लॉजिक को कैसे यूज कर रहा है, एंड अब आप यहाँ पर एन की क्वांटिटी को या ए को, जो यहाँ पे वेरिएबल के फॉर्मेट पे लिखा हुआ है, मल्टीपल रख सकते हैं, और बेस ऑफ दिस लॉजिक वो बार बार रिकर्जन की इनसाइड पर आएगा, अपनी वैल्यूज को रिमेन रखेगा, लेकिन जैसे ही वो दोबारा कॉल करेगा
तो इन पैरामीटर से अपने आप को एक्सचेंज करके वैल्यूज को डिस्प्ले कराता रहेगा और उसकी मूवमेंट दिखाता रहेगा। सो होप यू अंडरस्टैंड एवरी एस्पेक्ट, जिसपे हमने टावर ऑफ एनॉय के एक कॉन्सेप्ट को समझा, क्या है, इम्प्लीमेंटेशन करके भी देखी। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो कुछ मजीद एप्लीकेशंस डेटा स्ट्रक्चर से, स्टैक से और क्यू से रिलेटेड डिस्कस कर रहे होंगे। इसी तरह से जुड़े रहें, नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं तो फर्दर चीज़ें डिस्कस कर सकेंगे। सी यू देयर।